नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास, सबसे बड़ा गुंडा, पार्ट 8। सुन रहे हो देवराज चौहान? विलास डोगरा की मुस्कान भरी आवाज कानों में पड़ी। देवराज चौहान के मस्तिष्क को झटका लगा और उसने गहरी सांस ली। चेहरे पर अजीब से भाव थे और गुस्सा भी था। पास मौजूद जगमोहन की निगाह देवराज चौहान पर ही थी। तुमने? देवराज चौहान के होठों से निकला। बहुत गलत किया डोगरा। मैंने सही किया। डोगरा कभी गलत नहीं करता। तुमने गलत किया मेरे साथ, जगमोहन के साथ। तुम्हें ऐसा नहीं करना। देवराज चौहान। उधर से डोगरा हंसकर बोला। डोगरा ने हमेशा ही बड़े बड़े खेल खेले हैं। डोगरा जो करता है सही करता है। सच में कठपुतली का जवाब नहीं। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो इस हद तक काम करेगी। तुमने और जगमोहन ने कितनी आसानी से पूरबनाथ साठी को खत्म कर दिया, लेकिन मोना चौधरी रह गई और कठपुतली का असर खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मोना चौधरी को मैं किसी और ढंग से देख लूँगा। वो तो डोगरा, तुम्हारी वजह से मोना चौधरी मेरी दुश्मन बन गई है। देवेंद्र साठी मुझे मार देना चाहता। ये तो होना ही था देवराज चौहान, लेकिन तुमने मुझे खुश कर दिया। मैं तो कठपुतली का दीवाना हो गया। ऐसी जादूगरी वाली चीज़ मैंने कभी नहीं देखी। अब्दुल्ला सच में बहुत काबिल इंसान है। मैंने खुश होकर उसे बहुत बड़ी रकम दी है। विलास डोगरा की आवाज़ देवराज चौहान के कानों में पड़ रही थी। मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया उस दिन तो ये भी कहा कि जगमोहन को लेकर आना। मैं चाहता हूँ तुम दोनों एक साथ मेरी बात सुनो। तुम 2 बार पहले भी मेरा काम कर चुके हो, इसलिए मेरे झांसे में आ गए। जगमोहन के साथ सुबह 9 बजे ही तुम मेरे पास आ गए, क्योंकि 11 बजे की फ्लाइट से तुमने दिल्ली जाना था। मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं किस ठिकाने पर मिलूंगा। तुम नहीं जानते थे कि तुम दोनों के साथ क्या होने वाला है। वो सुबह कितनी बढ़िया लग रही थी। मैं कोई भी बात भूला नहीं हूँ। मुझे सोए उठे ज़्यादा देर नहीं हुई थी, लेकिन मैं जल्दी से थोड़ा बहुत तैयार हुआ। तब मेरी रीटा डार्लिंग मेरे पास थी। वो खूबसूरत शय हमेशा ही मेरे पास रहती है। रीटा डार्लिंग? विलास डोगरा ने मुस्कुराकर कहा। तुम भूली तो नहीं काम कैसे करना है? मैं कभी भी कुछ नहीं भूलती डोगरा साहब, खास तौर से आपका काम, रीटा ने जानलेवा मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारी इसी अदा पर तो मेरी जान निकली रहती है। तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। विलास डोगरा ने रीटा का हाथ पकड़कर चूमा। जानती हो, अगर मैं शादी करता तो मेरी पत्नी तुम ही होती। खूब, रीटा ने उसी लहजे में कहा। पर मैं शादी नहीं करना चाहूँगी। वो क्यों? शादी के बाद प्यार कम हो जाता है। प्यार की गर्माहट खत्म हो जाती है। जब तक शादी नहीं होती एक दूसरे को साथी के खो जाने का डर लगा रहता है। ऐसी स्थिति में दोनों संभल कर रहते हैं। आप मुझे रीटा डार्लिंग कहते हैं, शादी के बाद रीटा कहेंगे। और कुछ महीनों बाद रीटा ने अदा के साथ कहा। ओ रीटा डार्लिंग, तुमने कितनी सच बात कही है, एकदम सही। मैं तो तुम्हारा कदरदान हूँ। तुम में बहुत ज़्यादा समझ है, तभी तो मेरी हर बात समझ जाती हो। लाजवाब हो तुम। सुबह के 8:45 बज रहे थे। विलास डोगरा और रीटा इस वक्त बहुत ही खूबसूरत हॉल के सोफों पर धंसे पड़े थे। ये डोगरा का स्काई मैंशन नाम की इमारत का एक ठिकाना था और देवराज चौहान, जगमोहन कभी भी आ सकते थे। डोगरा के शरीर पर सिल्क का गाउन था और रीटा ने नाइटी के ऊपर गाउन डाल रखा था। दोनों के चेहरों पर अभी भी रात की नींद का खुमार बाकी था। डोगरा साहब? डोगरा ने प्यार से रीटा का हाथ पकड़ा हुआ था। मौला हुसैन पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, रीटा ने कहा। भरोसा नहीं करना चाहिए क्या? डोगरा ने रीटा को देखा। पहले तो वो भरोसे वाला था, पर अब बदल गया है। कल ही मुझे पता चला। बोलो। डोगरा गंभीर दिखने लगा। मौला हुसैन कई सालों से आपके ड्रग्स के सारे कामों की देखभाल कर रहा है। शायद 10 साल तो हो गए। वो मेरे से भी पहले का आपसे जुड़ा हुआ है। मुझे तो आपके साथ 5 साल ही हुए हैं। रीटा ने अपना सिर डोगरा की छाती पर रख दिया। डोगरा उसके सिल्की बालों को सहलाने लगा। पता चला है मौला हुसैन आपका काम छोड़कर अपना ड्रग्स का काम शुरू करने जा रहा है।
डोगरा ने फौरन रीटा को पीछे कर दिया। ये नहीं हो सकता, डोगरा के होठों से निकला। उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे रमेश टुडे ने बताया है। रमेश टुडे? डोगरा की आंखें सिकुड़ी। रमेश टुडे की बात पर मुझे भरोसा नहीं। मैं पता लगाऊंगा कि सच क्या है। तभी इंटरकॉम का बजर बजा। देख देख, डोगरा जल्दी से बोला, देवराज चौहान के आने की खबर होगी। रीटा उठी और इंटरकॉम के पास पहुंचकर रिसीवर उठाया। बात की, फिर रिसीवर रखा। देवराज चौहान और जगमोहन आ गए हैं। मैंने शेरा को कहा कि उन्हें यहाँ पहुँचा दे। रीटा ने कहा, सब बढ़िया हो रहा है, सब काम ठीक से हो रहे हैं। डोगरा सिर हिलाकर कह उठा, तुमने कठपुतली को बराबर बराबर आधा बांट लिया है ना? मेरे काम की फिक्र मत कीजिए, मैं तैयार हूँ। देखता हूँ अब्दुल्ला की कठपुतली में कितना दम है। वो मेरे से झूठ तो बोलेगा नहीं। 2-3 मिनट बीते कि एक तरफ का दरवाजा खुला और शेरा ने देवराज चौहान और जगमोहन के साथ भीतर प्रवेश किया। विलास डोगरा फौरन उठकर खुशी से उनकी तरफ बढ़ता कह उठा, आओ देवराज चौहान, आओ। सुबह सुबह तुमसे मिलकर कितना अच्छा लग रहा है। तुम कैसे हो जगमोहन? विलास डोगरा ने देवराज चौहान और जगमोहन से हाथ मिलाया। शेरा बाहर चला गया। ये मेरी रीटा डार्लिंग, पहले भी 2 बार मिल चुके हो इससे। ये मेरा बहुत ध्यान रखती है। ये न होती तो मैं शायद कोई भी काम न कर पाता। आओ उधर सोफे पर बैठते हैं, बहुत ज़रूरी बात करनी है। वे सोफों पर जा बैठे। रीटा कई कदम दूर चेहरे पर स्वागत भरी मुस्कान लिए खड़ी थी। ये बताओ कि क्या लोगे? सुबह सुबह तो जूस या स्क्वैश लेना ही ठीक। डोगरा, देवराज चौहान बोला, हमें दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी है। तुम्हें बता चुका हूँ कि जानता हूँ तुम दिल्ली जा रहे हो, पर मुझे भी तो स्वागत का थोड़ा सा मौका दो। तुम तो वैसे भी कभी कभी हाथ के नीचे आते हो। रीटा डार्लिंग, जल्दी से 2 गिलासों में जूस ले आओ। अभी लाई डोगरा साहब, कहकर रीटा तेजी से एक तरफ बढ़ गई। अब बात शुरू करो, जगमोहन बोला। इतनी भी जल्दी मत करो, मेरी बात सिर्फ 5 मिनट की है। तुम दोनों 10 मिनट में फारिग हो जाओगे। विलास डोगरा ने सिर हिलाकर कहा, आजकल धंधा करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पुलिस का चक्कर, गैंग वॉर का लफड़ा, मेरे जैसे लोगों को तो अब कोई और काम देख लेना चाहिए। बहुत परेशान हो? जगमोहन ने कहा। तभी तो तुम दोनों को बुलाया, मुझे मुसीबत से निकालो, वरना डोगरा तो गया। क्या समस्या है? वो देखो, रीटा डार्लिंग जूस ले आई। ये बहुत अच्छी है, हर काम फुर्ती से करती है। आप तो यूं ही मेरी तारीफ करते हैं डोगरा साहब। ट्रे में जूस के 2 गिलास रख रीटा ने करीब पहुंचते हुए कहा, लो देवराज चौहान, जगमोहन तुम भी जूस लो और मेरी बात सुनो। जब तक जूस का गिलास खत्म होगा मेरी बात खत्म हो जाएगी। विलास डोगरा ने कहा। ऐसा था तो बात तुम फोन पर भी कह सकते थे। जगमोहन ने जूस के 2 घूंट एक साथ लिए। फोन वाली बात नहीं, डोगरा ने सिर हिलाया। मेरी बात तो 5 मिनट की है, परंतु तुम दोनों ने जवाब भी तो देना है। तुम लोग भी तो वक्त लोगे, जूस तो खत्म करो। देवराज चौहान ने घूंट भरा। रीटा चंद कदमों के फासले पर सेविका की तरह खड़ी थी। मैं तभी धंधे में टिका रह सकता हूँ जब पूरबनाथ साठी की जान निकल जाए। पूरबनाथ साठी? देवराज चौहान के होठों से निकला। वो अंडरवर्ल्ड किंग? वो ही। विलास डोगरा बहुत सावधानी से अब्दुल्ला के कहे मुताबिक बात कर रहा था। पूरबनाथ साठी और मोना चौधरी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। कुछ करना पड़ेगा इस बारे में। मोना चौधरी? जगमोहन के होठों से निकला। उसने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने बेहद शांत भाव से जूस का पूरा गिलास खाली कर दिया। रीटा फौरन पास पहुंची और देवराज चौहान से खाली गिलास लेकर पीछे हट गई। हमें अब चलना चाहिए डोगरा, कहने के साथ ही देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। ये क्या कह रहे हो? मेरी बात तो सुन। मेरे ख्याल में तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए पूरबनाथ साठी और मोना चौधरी को मारे, तो हम ऐसा नहीं करने वाले। ये हमारा धंधा नहीं है। ये काम तुम किसी और से। जगमोहन भी जूस का गिलास खत्म करके उठ खड़ा हुआ। रीटा ने उससे गिलास ले लिया। सुनो तो, तुम बहुत जल्दी करते हो देवराज चौहान।
बात तो पूरी तरह सुन। तुम साठी और मोना चौधरी को खत्म करवाना चाहते हो ना? जगमोहन बोला। हाँ, मैं साठी और मोना चौधरी को तुम्हारे हाथों खत्म करवाना चाहता हूँ। डोगरा बहुत सावधानी से कह रहा था। वो जानता था कि कठपुतली का असर 3-4 मिनट तक पूरा हो जाएगा। तब तक दोनों को इसी बात में उलझाए रखना चाहता था। अब्दुल्ला ने ऐसा ही कहा था। मोना चौधरी और साठी ने मुझे बर्बाद कर दिया है। मेरे धंधे खत्म करवा देना चाहते हैं दोनों। मोना चौधरी मेरी जगह ले लेना चाहती है। वो मोना चौधरी कभी भी तुम्हारी जगह नहीं लेगी, देवराज चौहान ने कहा। साठी मोना चौधरी का साथ दे रहा है, डोगरा कहे जा रहा था। साठी कभी भी मुझे पसंद नहीं करता। वो जानता है कि मैं उसकी मौत चाहता हूँ। तुम दोनों मोना चौधरी और साठी को मार दो। तुम ही मार सकते हो उन्हें। साठी को खत्म कर दो देवराज चौहान। जगमोहन, तुम भी साठी को मारो, मोना चौधरी को मारो। मेरी बात तुम्हें माननी होगी। तुम दोनों मुझे मुसीबत से निकाल सकते हो, साठी और मोना चौधरी को मारकर। उनकी मौत के बाद मुझे किसी का डर नहीं रहेगा। मेरे लिए नहीं डोगरा, ये काम हम नहीं करेंगे। डोगरा ने देखा देवराज चौहान और जगमोहन की आंखों में सुर्खी आने लगी थी। तुम दोनों मेरा काम करोगे, पूरबनाथ साठी और मोना चौधरी को जान से मार दोगे। उनकी आंखें लाल देखकर डोगरा उत्साहित होकर कह उठा। उन्हें मारना मामूली काम है तुम दोनों के लिए। पहले साठी को मारना, फिर मोना चौधरी को। 2 घंटों में तुम ये काम पूरा कर दोगे। साठी और मोना चौधरी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि तुम दोनों आओ और उन्हें मार दो। वो दोनों मरने को तैयार हैं। वो जहाँ भी हैं उन्हें ढूंढो और ख़त्म कर दो। मेरे दुश्मन हैं दोनों। सोचते क्या हो? मार दो उन्हें। देवराज चौहान और जगमोहन की आंखों की लाली बढ़ती जा रही थी, चेहरे कठोर होते जा रहे थे। दोनों की नजरें विलास डोगरा पर टिकी थी। डोगरा कहता जा रहा था, मेरे लिए तुम दोनों साठी और मोना चौधरी को नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? आसानी से मार सकते हो। गोली ही तो मारनी है साठी और मोना चौधरी को। तुम लोगों के लिए उन्हें मारना मामूली काम है। मार दो साठी और मोना चौधरी। हम साठी और मोना चौधरी को मार देंगे। एकाएक देवराज चौहान गुर्रा उठा। सही कहा, साठी और मोना चौधरी को मर जाना चाहिए। तुम दोनों मारोगे उन्हें, वो मर जाएंगे। गोली मार देना दोनों को, छोड़ना मत। साठी को मारो, फिर मोना चौधरी। हम दोनों को मार देंगे। जगमोहन के होठों से भी गुर्राहट निकली। दोनों की आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थी, चेहरों पर कठोरता नाच रही थी, दांत भिंच चुके थे। अब वो दरिंदों जैसे दिख रहे थे। हाथों की मुट्ठियां पिच रही थी। खड़े सोच क्या रहे हो? साठी और मोना चौधरी को मार दो, जल्दी करो। वो तब तक देवराज चौहान उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया था जिधर से वो आए थे। विलास डोगरा उन्हें चमक भरी निगाहों से देख रहा था। रीटा खाली गिलास थामे खड़ी थी। पूरबनाथ साठी और मोना चौधरी को जिंदा मत छोड़ना, पीछे से डोगरा ने चिल्लाकर कहा। देवराज चौहान और जगमोहन बाहर निकल गए। डोगरा तुरंत इंटरकॉम की तरफ लपका और रिसीवर उठाकर 1 नंबर दबाते बोला, शेरा। जी सर। देवराज चौहान, जगमोहन बाहर आ रहे हैं, उन्हें कोई रोको मत, समझे? डोगरा जल्दी से बोला। समझ गया सर। सुगाथन और टोनी तैयार हैं जगमोहन और देवराज चौहान पर नजर रखने को। वो तैयार हैं सर। देवराज चौहान और जगमोहन के बाहर निकलते ही वो पीछे लग जाएंगे। उन दोनों को कह देना कि मुझे 1-1 मिनट की रिपोर्ट देते रहें कि देवराज चौहान जगमोहन क्या क्या कर रहे हैं। उन्हें नजरों से ओझल न होने दें। जरूरत पड़े तो उन पर नजर रखने के लिए और लोगों को भी बुला। मैंने सब कुछ टोनी और सुगाथन को पहले ही समझा रखा है। बहुत खूब, डोगरा ने कहा और रिसीवर रख दिया। रीटा अभी तक गिलास थामे खड़ी थी। डोगरा आगे बढ़ा और सोफे पर बैठकर गहरी सांस ली। रीटा ने गिलास एक तरफ रखे और डोगरा के पास पहुंचती कह उठी, क्या हुआ डोगरा साहब? मैंने ठीक किया ना? अब्दुल्ला ने ऐसा ही करने को कहा था। डोगरा ने गहरी सांस ली। मैं तो अभी तक हैरान हूँ कि आपने कितना अच्छा ड्रामा किया। रीटा पास बैठती कह उठी, आपको 1-2 फिल्मों में काम करके देखना चाहिए। वो फिल्में ज़रूर हिट। रीटा डार्लिंग, मेरे ख्याल में कठपुतली ने
देवराज चौहान और जगमोहन पर असर किया है। पहले वो मेरी बात पर इनकार कर रहे थे, फिर उनकी आंखें लाल होने लगी, चेहरों के भाव बदलने लगे। इनकार करते करते वो क्रोध में भर आए और साठी मोना चौधरी को मारने को कहकर बाहर निकल गए। सब ठीक हुआ ना? सब ठीक ही लगता। अब्दुल्ला को फोन कर उसे सब बता और पूछ कि क्या ऐसा ही होना चाहिए था। डोगरा गंभीर था। रीटा ने तुरंत नंबर मिलाकर अब्दुल्ला से बात की। 2 मिनट बात करती रही, फिर फोन बंद करती कह उठी, डोगरा साहब, अब्दुल्ला कहता है कठपुतली ने बढ़िया काम किया है। मैंने उसे सब कुछ बताया तो वो खुश हो गया। वो कहता है कि अब कठपुतली का सेवन करने वाले वो ही काम करेंगे जिस पर की बात चल रही थी। बाकी सब कुछ भूल जाएंगे, वो सिर्फ ये ही काम करेंगे। कठपुतली ने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया है। रीटा खुश थी। विलास डोगरा ने मुस्कुराकर रीटा को देखा। अगर सच में ऐसा होता है तो कठपुतली की तारीफ करनी पड़ेगी। डोगरा मुस्कुराया। रीटा डार्लिंग, तेरा जवाब नहीं। तू मेरे पास ना होती तो मैं किसी भी काम का ना होता। किस खूबसूरती के साथ तुमने उन्हें जूस में कठपुतली मिलाकर पेश किया। देवराज चौहान स्तब्ध सा सुने जा रहा था। विलास डोगरा के शब्द उसके कानों में पिघले शीशे की तरह पड़ रहे थे। मजा आया सुनकर देवराज चौहान। उधर से विलास डोगरा का स्वर कानों में पड़ा। देवराज चौहान के दांत भिंच गए। कठोरता चेहरे पर नाच उठी। जगमोहन की सवालिया निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू मेरे साथ ऐसा करेगा। ये तो तूने बहुत बुरा किया डोगरा, बहुत ही बुरा। तू मेरे हाथों से बचने वाला नहीं। देवेन साठी और मोना चौधरी को मेरा दुश्मन बना दिया। बहुत बुरी मौत मारूंगा तुझे, ऐसी मौत। देवराज चौहान। विलास डोगरा की हंसी से भरी आवाज कानों में पड़ी। विलास डोगरा के खेल विलास डोगरा ही जाने। तू अभी मुझे ठीक से जानता नहीं है। रही बात तेरी, तो बच्चे, मैं तेरे जैसों की परवाह नहीं करता। अब तू मेरी परवाह करेगा क्योंकि मैं हूँ देवराज चौहान। देवराज चौहान गुर्रा उठा। तुझे कुत्ते की मौत मारने के लिए मुझे कठपुतली की जरूरत नहीं है। मैं तुझे कठपुतली भी क्या कमाल की चीज है। मैं तो अभी तक हैरान हूँ। साठी को मारकर तूने मेरा दिल ठंडा कर दिया। मोना चौधरी भी साफ हो जाती तो बढ़िया रहता, पर कोई बात नहीं, उसका कोई दूसरा इलाज देखूंगा। लेकिन कठपुतली तेरे को देते वक्त मैंने एक गलती कर दी। मेरे को चाहिए था कि तेरे को तभी बता देता कि साठी किधर मिलेगा और मोना चौधरी कहाँ पर। इन्हें ढूंढने में तूने काफी वक्त गवा दिया। मेरे प्लान की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही, नहीं तो तूने अपने दिन गिनने शुरू कर दे डोगरा। देवराज चौहान ने गुस्से से कहा और फोन बंद कर दिया। अब तक खामोश खड़ा जगमोहन व्याकुलता से कह उठा, मामला क्या है? विलास डोगरा क्या कहता है? जवाब में देवराज चौहान ने सारी बात जगमोहन को बताई। सब कुछ सुनकर जगमोहन सन्न रह गया। खुदी की हालत भी ज्यादा बेहतर नहीं थी। डोगरा पागल तो नहीं हो गया जो उसने हमारे साथ ऐसा किया? जगमोहन के होठों से निकला। वो अपनी ताकत के नशे में चूर है जो उसने हमारी परवाह नहीं की। दांत भींचे देवराज चौहान कह उठा, हम तो उसके बुलावे पर उसकी सहायता करने गए थे और उसने इतना खतरनाक खेल खेला हमारे साथ। ये कठपुतली कहाँ मिलती है? हरीश खुदे ने पूछा। अब्दुल्ला ही बना सकता है इस खतरनाक नशे को, और वो डोगरा के लिए काम करता है। देवराज चौहान ने कहा। विलास डोगरा हमारे हाथों बुरी मौत मरेगा। जगमोहन दांत किटकिटा उठा। इसे आसान न समझो जगमोहन। विलास डोगरा को मारना ही अब हमारा लक्ष्य है। इन हालातों में ये संभव नहीं। देवराज चौहान के चेहरे पर क्रोध नाच रहा था। क्या मतलब? मोना चौधरी हमारे पीछे है, देवेन साठी हमारे पीछे है। वो हमें मार देना चाहते हैं। ऐसे में विलास डोगरा का निशाना लेना आसान नहीं होगा। हम खुद को बचाएंगे या डोगरा को उसके किए की सजा देंगे? तभी खुदे कह उठा, मेरे ख्याल में तुम दोनों को देवेन साठी और मोना चौधरी से बात करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि तुम लोगों ने जो भी किया वो कठपुतली नाम के नशे की शरारत थी। तुम दोनों का ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम लोगों को पता भी नहीं था क्या कर रहे हो। उस वक्त अपने होश में तो थे नहीं तुम लोग।
जो इस बात का ध्यान रखते कि और तुम सोचते हो खुदे कि ये बातें सुनकर देवेंद्र साठी और मोना चौधरी पीछे हट जाएंगे, हमें नहीं मारेंगे। खुदे ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। हमने देवेंद्र साठी के भाई पूरबनाथ साठी की हत्या की है, वो हमें छोड़ने वाला नहीं। मोना चौधरी अपनी समझदारी की वजह से खुद को बचाती रही, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। अब वो पीछे नहीं हटेंगे, हमें मारे बिना वो चैन नहीं लेने वाले। एक बार उनसे बात करके देख लेने में क्या हर्ज है, खुदे ने कहा। कोई फायदा नहीं होगा। देवराज चौहान ने इनकार में सिर हिलाया। अब मैं हालातों को बाखूबी समझ चुका हूँ। जगमोहन मुठ्ठियां भींचे कमरे में टहलने लगा। खुदे अपनी ही सोचों में घिरा खड़ा था। देवेंद्र साठी और मोना चौधरी के मामले में सारी गलती मेरी और जगमोहन की है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि कठपुतली नाम के नशे ने हमें गिरफ्त में लिया हुआ था और सारा खेल विलास डोगरा ने खेला। हमारी डोर डोगरा के हाथ में थी। वो तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमने मोना चौधरी को मारने की चेष्टा की, महाजन और राधा के साथ ज्यादती की और देवेंद्र साठी के भाई पूरबनाथ साठी को मारा। वो हमें मारे बिना चैन नहीं लेंगे। देवराज चौहान गंभीर हो गया। और ऐसी स्थिति में विलास डोगरा को मार पाना मुमकिन नहीं। जगमोहन गुर्राया। सच में मुमकिन नहीं। ये ठीक है कि डोगरा का नाम साठी ब्रदर्स के बाद आता है, परंतु वो साठी से कम ताकत नहीं रखता। वो उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। वो दिमाग से खेल खेलता है, जैसा कि हमारे साथ खेला। पूरबनाथ साठी अपनी पत्नी शिखा और अपनी बेटी की वजह से हमारे काबू में आ गया, वरना वो आसान चीज नहीं थी। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखकर कहा, और हम ये बात उन्हें नहीं समझा सकते कि हमने जो किया बेहोशी और पागलपन की हालत में किया। डोगरा ने हमारे होश छीन लिए थे। ऐसी बातें उनकी समझ में नहीं आएंगी। वो सिर्फ लेकिन हमें कुछ तो करना होगा, जगमोहन बोला, वरना इस तरह हम जिंदा कैसे रह सकते हैं। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव छाए रहे। हमें विलास डोगरा से बदला लेना है। हमें देवेंद्र साठी और मोना चौधरी से अपनी जान बख्शवानी है, नहीं तो बात बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। मोना चौधरी और देवेंद्र साठी हमें मारना चाहेंगे और खुद को बचाने के लिए हम उन पर वार करेंगे। खून खराबा बहुत होगा, जबकि हमने जो भी किया अपनी रजामंदी से नहीं किया। इसके लिए हमें कोई खास ही तरकीब सोचनी पड़ेगी। कैसी तरकीब? सीधे सीधे तो मोना चौधरी और देवेंद्र साठी हमारी बात नहीं समझने वाले, क्योंकि मामला ही ऐसा है कि वो हमें दोषी मानते हैं और हम उनके लिए दोषी हैं भी। हमें किसी खास ढंग से उन्हें समझाना होगा कि हमने जो किया वो हमने नहीं किया, बल्कि कठपुतली नाम के नशे ने हमसे करवाया था और खेल का जन्मदाता डोगरा था। इसके लिए हमें उन्हें उलझा देना होगा कि उनका ध्यान हमारी तरफ से भटक जाए, तब हम विलास डोगरा से भी निपट सकें। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। क्या कहना चाहते हो तुम? अभी मेरे दिमाग में भी कुछ स्पष्ट नहीं है, सोचने दो मुझे, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। कठपुतली के नशे में हमने जो किया उसमें हम भी मारे जा सकते हैं, परंतु खैर रही कि हम बचे रहे, वरना क्यों न हम विलास डोगरा का वार डोगरा पर ही करें। अब्दुल्ला से कठपुतली लेकर डोगरा को खिला दें और उसे देवेंद्र साठी और मोना चौधरी के पीछे डलवा दें। ऐसी स्थिति में डोगरा ही जान से जाएगा। हम इस काबिल हैं कि डोगरा से बदला ले सकें, देवराज चौहान ने कहा। फिर ऐसा करने से हमारा कोई मकसद हल नहीं होता। देवेंद्र साठी और मोना चौधरी को लेकर हालात वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। मुझे सोचने दो कि ऐसे हालातों में हमें कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए कि देवेंद्र साठी और मोना चौधरी को समझा सकें कि हमसे डोगरा ने ये सब काम अपनी मर्जी से लिया, जिसमें कि हमारी मर्जी तो दूर, हमें होश तक नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। इन हालातों में हम उलझ कर रह गए हैं, जगमोहन कह उठा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। हरीश खुदे गंभीर स्वर में बोला, अब मेरा क्या होगा? देवराज चौहान और जगमोहन ने उसे देखा। देवेंद्र साठी मुझे भी अपने भाई का हत्यारा मानता है। मैं तुम लोगों के साथ था जब पूरबनाथ साठी को मारा गया। वो मुझे मारने के लिए मुझे ढूंढ रहा है। उधर मोना चौधरी भी मुझे नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि जब महाजन और उसकी पत्नी को बंधक बनाया
तो तब मैं तुम लोगों के साथ था। पारसनाथ के रेस्टोरेंट के ऊपर जब तुम दोनों को कैद किया तो मैंने ही वहां से तुम दोनों को आज़ाद करवाया था। मैं भी मुसीबत में फंस चुका हूँ और मेरी जान की कोई गारंटी नहीं बची। तुम हमारे साथ ही रहो। देवराज चौहान बोला। तुम लोगों के साथ रहकर तो मैं कभी भी फंस सकता हूँ, खुदे ने परेशान स्वर में कहा। तो क्या है तुम्हारे मन में? मैं टुन्नी के साथ मुंबई से दूर चले जाना चाहता हूँ। सोचा था तुम लोगों के साथ रहकर डकैती करूँगा और मोटा पैसा बनाकर जैसा तुम्हारा मन कहता है वैसा ही करो। तुमने हमारा काफ़ी साथ दिया है। आने वाले वक्त में हालात ठीक हो गए तो मैं तुम्हें मोटी रकम दूंगा। अगर तुम साथ रहते हो तो हम मिलकर ज़रूर डकैती करेंगे और तुम्हें तगड़ा पैसा दूंगा। सच कहते हो? हाँ, फैसला तुम पर है। अब तुम जो भी करना चाहते हो वैसा कर लो। टुन्नी के साथ मुंबई से निकलना भी कौन सा आसान है। देवेंद्र साठी के आदमी जगह जगह मुझे ढूंढ रहे हैं। उनकी नज़र में आ गया तो गया। खुदे ने गहरी सांस ली। हर तरफ लफड़ा ही लफड़ा है, पर मैंने सोच लिया है कि तुम दोनों के साथ ही रहूंगा। जो भगवान को मंजूर होगा वो ही होगा। मरना है तो कहीं भी मर सकता हूँ। साथ डकैती करने का लालच तुम्हें हमारे साथ रखे हुए है। जगमोहन कह उठा। कुछ भी कहो, पर मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। खुदे फोन निकालता कह उठा। बिल्ला अभी तक नहीं आया, कहीं वो टुन्नी के पास न चला गया हो कमीना। कहने के साथ ही खुदे बिल्ले के फोन का नंबर मिलाने लगा। जल्दी ही बात हो गई। कहाँ है तू? खुदे ने पूछा। बस पहुंच गया। खुदे ने फोन बंद करके जेब में रखा। मिनट भर बाद ही बिल्ला ने भीतर प्रवेश किया। हाथ में पैक खाने के लिफाफे थाम रखे थे। इतनी देर कहाँ लगा दी? खुदे ने माथे पर बल डालकर पूछा। बढ़िया खाना लाया हूँ, दूर से लाया हूँ, ऑटो पर गया था। 5 लोगों का खाना लाया हूँ। बिल्ला मुस्कुराया। 5 का क्यों? खुदे के माथे पर बल पड़े। हम तो 4 हैं। 5वां टुन्नी के लिए। मैंने सोचा शायद शानदार खाना देखकर तो उसे भी बुला। फिर टुन्नी? खुदे गुस्से से भर उठा। ऐसे मौके पर मुझे तो टुन्नी याद आएगी। हम इतना बढ़िया खाना खाएं और वो बेचारी अकेली बैठी, पता नहीं खाना भी खा रही है या नहीं। तेरे को उसका भी ध्यान रखना। बिल्ले, तू मरेगा मेरे हाथों से, खुदे ने कठोर स्वर में कहा। मेरी मान तो टुन्नी को फ़ोन करके यहीं बुला। तू टुन्नी को भूल क्यों नहीं जाता? मैं टुन्नी को नहीं भूल सकता, आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। तू तो उसकी परवाह नहीं करता। वो मेरी पत्नी है, खुदे ने गुस्से से कहा। तू? तभी तो कह रहा हूँ कि उसे भी बुला ले, वो भी हमारे साथ बैठकर बढ़िया खाना खा। वो बढ़िया ही खाना खाती। मैं तंदूर के पास खड़ा होकर बढ़िया पराठे बनवा कर लाया हूँ। अमूल मक्खन की 3 टिक्कियाँ पराठों में लगवा दी। क्या स्वाद आएगा खाने में टुन्नी को। तू कहे तो मैं टुन्नी को खाना दे आता हूँ। तेरे में शर्म है कि नहीं? इसमें शर्म की क्या बात है? खाना ही तो दे रहा हूँ टुन्नी को। खुश हो जाएगी वो मुझे देखकर। तुम्हें देखकर? मेरा मतलब कि खाना देखकर। खुशबू आ रही है ना पराठों की? शर्म कर। तू हर वक्त मेरे से मेरी पत्नी की बातें करता रहता है और मैं दोस्त होने के नाते तुझे सह रहा हूँ। ऐसा वक्त क्यों लाता है कि मैं तुझे गोली मार दूँ? खुदे ने गुस्से से कहा। तू मेरा दोस्त है, मुझे नहीं मार सकता। टुन्नी बहुत दुखी होगी अगर मैं मर गया तो। बेचारी। तू शादी क्यों नहीं कर लेता टुन्नी से? बिल्ले ने दांत फाड़े। तेरी मौत मेरे ही हाथों होगी बिल्ले, खुदे दांत भींचे कह उठा। और टुन्नी बहुत खुश होगी कि तू मर गया। क्यों मजाक करता है? चल खाना खाते हैं। बेचारी टुन्नी, पता नहीं खाना खाया भी होगा या नहीं। मुझे रहने को तेरे इस कमरे की ज़रूरत ना होती तो अब तक तेरा सिर फोड़ दिया होता, तुझे मार दिया। दोस्त होकर ऐसी बातें मत किया कर। बिल्ली ने मुस्कुराकर कहा। मुझे टुन्नी की बहुत चिंता रहती है। तू कितने दिन से उसके पास नहीं गया। बेचारी की क्या हालत हो रही। मुझे तो तेरी हालत खराब होती दिख रही है। खुदे गुर्रा उठा। मेरी हालत भी कहाँ ठीक है। टुन्नी यहाँ आ जाए तो कितना बढ़िया हो जाए। ये कमरा चमक उठेगा और मैं। खुदे दांत भींचे आगे बढ़ा और जोरदार घूसा बिल्ले के गाल पर दे मारा। टुन्नी! बिल्ले के होठों से चीख निकली और वो पीछे को जा गिरा। देवेंद्र साठी के चेहरे पर कठोरता सिमटी हुई थी।
हाथ उसने पीठ पीछे बांधे हुए थे और उसी होटल के हॉल में वो टहल रहा था। वहां पर पाटिल मौजूद था, जिसके चेहरे पर परेशानी नाच रही थी। अब कर्मा खतरे के पास ना होने की वजह से उसे अजीब सा लग रहा था। 2.5 घंटे पहले वो मारा गया था। उसकी मौत ने पाटिल को और तड़पा दिया था, जबकि देवेंद्र साठी का हाल पागलों की तरह हो रहा था। पाटिल, तुम्हें चाहिए था जब देवराज चौहान को देखा तो उसी वक्त उसे गोली मार। मैं ऐसा ही करने जा रहा था, परंतु कर्मा ने मुझे रोक दिया कि वो आपसे बात। तभी साठी का फोन बजने लगा। हेलो, देवेंद्र साठी ने बात की। साठी, मोना चौधरी की आवाज़ कानों में पड़ी। पता चला कि तुम्हारे आदमियों ने देवराज चौहान और जगमोहन को घेर लिया था। हाँ, देवेंद्र साठी के दांत खिंच गए। मेरे आदमियों ने उन्हें एक होटल से ढूंढ निकाला था। तो मुझे क्यों खबर नहीं दी? उन्होंने समझा कि वो उन्हें संभाल लेंगे, पर नहीं संभाल पाए। तुमने मुझे ना खबर करके गलती की। वो हाथों में आकर भी निकल गए। इसमें मेरे आदमियों की कोई गलती नहीं थी, बस वो निकल गए, देवेंद्र साठी ने गुस्से से कहा। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब वो मिल गए तो बचेंगे नहीं। वो बार बार हाथ लगने वाले नहीं। उधर से मोना चौधरी की आवाज़ आई। तुमने बहुत बढ़िया मौका गवा दिया। वो कुत्ते बचने वाले नहीं, देवेंद्र साठी ने दांत खींचकर कहा और फोन बंद कर दिया। पाटिल की निगाह देवेंद्र साठी पर थी। हमारा कितना नुकसान हुआ? कर्मा गया, सिर्फ वो ही मरा। और जैकी, वो वैन भगा रहा, उसे हमारे आदमियों ने शूट कर दिया। उसने बताया था कि उसे बेहोश करके वैन में छोड़ दिया गया था। उसने वैन भगाई ही क्यों? ये उसकी गलती थी। अगर वो वैन न भगाता तो देवराज चौहान और जगमोहन बच ना पाते। मेरे भाई को मारकर वो आज़ाद घूम रहे हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। उन्हें अब तक मर जाना चाहिए था। कर्मा हमारा पुराना साथी था। उसके मरने से हमें नुकसान पहुंचा। हमारे सारे आदमी मुंबई में देवराज चौहान और जगमोहन को। ऐसे बात नहीं बनेगी पाटिल, देवेंद्र साठी ने दांत खींचकर कहा। हमें कुछ और भी करना चाहिए। क्या कुछ और देवेंद्र साहब? देवेंद्र साठी ठिठका और पाटिल को देखते कह उठा। पूरे अंडरवर्ल्ड में ये बात पहुंचा दो कि जो भी देवराज चौहान या जगमोहन की या दोनों की खबर देगा उसे 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। आज रात में ही ये खबर फैल जानी चाहिए। अपने आदमियों से भी कह दो कि जो देवराज चौहान पर जगमोहन को मारेगा उसे 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मैं अभी खबर को हर तरफ पहुंचाने के काम पर लग जाता हूं। इस तरह हमें वो दोनों जल्दी मिल जाएंगे। पैसा बीच में आ जाए तो फिर काम जल्दी होता है, देवेंद्र साठी खतरनाक स्वर में बोला। पाटिल बाहर निकल गया। चेहरे पर कठोरता समेटे देवेंद्र साठी कुर्सी पर जा बैठा और सिगरेट सुलगा ली। चेहरे पर छाई सोचें बनती बिगड़ती रही। सिगरेट खत्म हो गई। वो उठने को हुआ कि उसका फोन बजा। हेलो, देवेंद्र साठी ने बात की। कैसे हो? औरत की आवाज़ कानों में पड़ी। आरू? देवेंद्र साठी के होठों से निकला। अफगानिस्तान से कब पहुंची? आज शाम को। बच्चे कैसे हैं? सो रहे हैं। दूसरी तरफ से आरू की आवाज़ आई। सफ़र में थक गए हैं, ज़रूरी सामान साथ लेती आई हूँ, बाकी वहीं छोड़ दिया। तुमने क्या किया अब तक? तुम्हारे भाई को किसने मारा? डकैती मास्टर देवराज चौहान और जगमोहन ने। देवेंद्र साठी के दांत खींच गए। क्यों? ये नहीं पता और मुझे पता करने की ज़रूरत भी नहीं। उन दोनों को खत्म करना ही अब मेरा काम है। अपना ख्याल रखना। मेरी फिक्र मत करो, तुम्हारा पति हमेशा सतर्क रहता है। अब हम यहीं रहेंगे। तुम बच्चों के लिए कोई बढ़िया स्कूल देखो और उन्हें पढ़ना भेजना शुरू करो। अपनी ज़िंदगी को मुंबई में चलाओ। अब शिखा और राहुल का क्या हाल है? वो ठीक है। मैंने उन्हें खार वाले बंगले में भेज दिया है। उन्हें कोई खतरा नहीं। बंद करती हूँ फ़ोन, मैंने भी आराम करना है। देवेंद्र साठी ने फ़ोन बंद कर दिया। चेहरे पर गुस्सा नाच रहा था। मोना चौधरी और पारसनाथ उस फ्लैट पर पहुंचे जहां राधा और सोहन लाल थे। शाम के 8:30 बज रहे थे। महाजन अभी नहीं आया था। मोना चौधरी बेडरूम में राधा के पास चली गई थी। पारसनाथ ड्राइंग रूम में बंधे पड़े सोहन लाल के पास पहुंचा और करीब ही कुर्सी पर बैठकर सिगरेट सुलगाई और कश लिया।
सोहनलाल की गंभीर निगाह पारसनाथ पर ही थी। मुझे इस तरह बांधे रखने का क्या फायदा? सोहनलाल ने कहा। तुम देवराज चौहान के बंगले के बारे में हमें बता दो और जाओ। पारसनाथ ने सपाट स्वर में कहा। तुम जानते ही हो देवराज चौहान का बंगला। वो बंगला बेच दिया है, अब वो कहीं और रहता है। नया ठिकाना कहाँ बनाया है वो बताओ। सोहनलाल चुप रहा। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, शायद तुम इस बात से अनजान हो। क्या? देवराज चौहान और जगमोहन ने अंडरवर्ल्ड किंग पूरबनाथ साठी को मारा था। ये खबर सुनकर उसका भाई देवेंद्र साठी अफगानिस्तान से वापस मुंबई आ गया, जो कि वहां से अपने भाई को ड्रग्स भेजा करता था। देवेंद्र साठी अब देवराज चौहान और जगमोहन की तलाश करवा रहा है कि उन्हें मारकर अपने भाई की मौत का बदला ले सके। 3 घंटे पहले वो दोनों साठी के आदमियों के हाथों में पड़ गए, परंतु किस्मत अच्छी थी जो बच निकले। समझे सोहनलाल? देवराज चौहान और जगमोहन के पीछे हम ही नहीं, देवेंद्र साठी भी है, वो बचने वाला नहीं। तो तुम्हें बता देना चाहिए कि देवराज चौहान का ठिकाना कहाँ है। पारसनाथ का स्वर गंभीर था। मेरे मुंह से ये बात नहीं जान सकते तुम, सोहनलाल ने कहा। तो इसी तरह बंधे बंधे मर जाओगे। मेरी चिंता मत करो, तुम लोग अभी तक मुझे नहीं बता सके कि मामला क्या है। मामला तो हम भी नहीं जानते, पारसनाथ ने कश लिया। इतना ही पता है कि देवराज चौहान ने किसी घटिया गुंडे की तरह मोना चौधरी को खत्म कर देना चाहा। उसने मुझे परेशान किया और महाजन राधा को परेशान किया। ऐसे में अब हम उसे छोड़ने वाले नहीं। हमारे हाथों बचा तो देवेंद्र साठी के हाथों मरेगा। मरना तो उसने है ही। देवराज चौहान ने मोना चौधरी को क्यों मारना चाहा? कोई तो बात होगी। तुम्हें कितनी बार कहा है कि कोई बात नहीं है। कम से कम हमारी तरफ से कोई बात नहीं है। रही बात देवराज चौहान और जगमोहन की, तो उन्होंने महाजन से कहा था कि वो भूल गए हैं कि मोना चौधरी को क्यों मारना चाहते हैं। बकवास, सोहनलाल बोला। वो ऐसा नहीं कह सकते, स्पष्ट बताते कि क्यों। लेकिन उन्होंने ऐसा ही कहा। मुझे यकीन नहीं आता तुम्हारी बात पर, पारसनाथ कष्ट लेकर कह उठा। तुम्हें हालातों से समझौता करके देवराज चौहान के ठिकाने के बारे में बता देना चाहिए। वैसे वो दोनों अपने ठिकाने पर नहीं जा रहे कि वहां पर उन्हें खतरा हो सकता है। देवेंद्र के लोगों ने उन्हें एक होटल से पकड़ा था। सोहनलाल चुप रहा। तभी कॉल बेल बजी। राधा तुरंत वहां पहुंची। उसने दरवाजा खोला। महाजन आया था। राधा महाजन को देखते ही कह उठी, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। मैंने आलू गोभी बनाई है, खाना बनाने जा रही थी। हमें बाहर जाना है, देवराज चौहान और जगमोहन को ढूंढने। रात यहाँ नहीं रहना, महाजन बोला। चले जाना, खाना तो खा लो, कहकर राधा किचन की तरफ चली गई। मोना चौधरी वहां आ पहुंची थी। महाजन ने पारसनाथ और नीचे बंधे पड़े सोहनलाल पर निगाह मारी। कोई नई खबर? पारसनाथ ने पूछा। देवेंद्र साठी ने देवराज चौहान और जगमोहन पर इनाम घोषित कर दिया है। जो भी उसे देवराज चौहान या जगमोहन की खबर देगा उसे 1 करोड़ दिया जाएगा, और उसके आदमी उन्हें शूट कर देते हैं तो उन्हें 2 करोड़ देगा। अब देवराज चौहान और जगमोहन के लिए खतरा और बढ़ गया। मोना चौधरी गंभीर स्वर में बोली, लगता है देवेंद्र साठी के आदमियों के हाथों ही मरेंगे वो दोनों। अंडरवर्ल्ड का एक खबरी है रहमान अहमद, वो जानता है देवराज चौहान का ठिकाना। 5 लाख मांगता है, महाजन बोला। तो पता करो उससे। मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा लेने ही आया हूँ। मेरी कार की डिग्गी में पैसे पड़े हैं, वहाँ से निकाल लो। कहने के साथ ही मोना चौधरी ने चाबी निकालकर उसकी तरफ उछाल दी। तुम फोन करते तो मैं ही पैसा लेकर आ जाती। अब मेरे साथ ही चलना। रहमान अहमद से पता करके देवराज चौहान के ठिकाने पर चलेंगे। क्या पता वो वहीं हो। सुना सोहनलाल? पारसनाथ ने कहा। तुम्हारा मुंह बंद रहना काम नहीं आया। तुम लोग गलत कर रहे हो, सोहनलाल कह उठा। गलत तो देवराज चौहान और जगमोहन ने किया था। हम तो अब सब कुछ ठीक करने की चेष्टा में लगे हैं, कठोर स्वर में कहते हुए पारसनाथ कुर्सी से उठा और मोना चौधरी महाजन से कह उठा, मैं भी साथ चलूंगा। रात के 12 बजे महाजन रहमान अहमद के घर पहुंचा। रहमान अहमद ने उसे भीतर आने दिया। बोला, 5 लाख ले आए? हाँ, परंतु तुम कीमत ज़्यादा ले रहे हो।
महाजन हाथ में पकड़ा लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाता कह उठा, खबर भी तो दे रहा हूँ। 2 महीने पहले देवराज चौहान ने बंगला बदला है। उसके ठिकाने के बारे में कोई नहीं जानता। तभी तो तुम भटकते भटकते मेरे पास आए। लिफाफा थामकर रहमान अहमद ने उसे खोलकर भीतर झांका। 5 के नोट की 10 गड्डियां उसने गिनी, फिर जेब से एक कागज निकालकर महाजन को दिया। इस पर देवराज चौहान के बंगले का पता लिखा है। पता याद करके कागज फाड़ देना। महाजन ने कागज थामा और उस पर नजर मारी। मेरा नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए। देवराज चौहान को पता न लगे कि मैंने तुम्हें उसके बंगले का पता। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। महाजन ने कागज जेब में रखा। तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया? रहमान अहमद ने पूछा। क्यों जानना चाहते हो? यूं ही। तुमने मुझे जानकारी दी, मैंने तुम्हें 5 लाख दिया, काम खत्म हो गया, महाजन ने कहा और बाहर निकलता चला गया। पारसनाथ ने कार को बंगले के गेट के बाहर ही रोक दिया। बंगले के भीतर रोशनी हो रही थी। ये देखकर मोना चौधरी, पारसनाथ और महाजन सतर्क हो गए। देवराज चौहान बंगले में ही है, महाजन खतरनाक स्वर में कह उठा। मोना चौधरी की आंखों में चमक उभरी। पारसनाथ के जबड़ों में कसाव आ गया। जगमोहन भी भीतर होगा। उन्हें खत्म करने का हमें बढ़िया मौका मिलने जा रहा है, महाजन ने कहा और इंजन बंद कर दिया। तीनों कार से बाहर निकले। खतरनाक इरादे उनके चेहरों पर थे। दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। मोना चौधरी गुर्रा उठी। हर हाल में उन्हें खत्म करना है। वो बचेंगे नहीं मोना चौधरी, पारसनाथ ने कठोर स्वर में कहा। महाजन आगे बढ़ा और गेट को थोड़ा सा खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। मोना चौधरी और पारसनाथ भी भीतर आए और तीनों मेन दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। रिवॉल्वरें उनके हाथों में आ गई। पोर्च में लाइट जल रही थी और उस रोशनी में वहां लाल रंग की नई कार खड़ी चमक रही थी। तीनों दरवाजे पर आ पहुंचे। रात का 1:30 बज रहा था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दरवाजे को खोलना चाहा, परंतु वो बंद था। तीनों की नजरें मिली। मैं आसपास की खिड़कियों को देखता हूँ, शायद कोई खुली हो, महाजन ने कहा और जाने लगा कि ठिठक गया। तभी भीतर से दरवाजा खोले जाने की आवाज कानों में पड़ी। तीनों उसी पर सतर्क हो गए। चेहरों पर मौत के भाव उभरे। दरवाजा खुला। सामने नगीना खड़ी दिखी। चेहरे पर शांत भाव थे। नगीना को सामने पाकर मोना चौधरी चौंकी। तुम? मोना चौधरी के होठों से निकला। मैंने तुम तीनों को आते देख लिया था, नगीना बोली। मैं पहली मंजिल पर खड़ी थी जब तुम लोग कार से बाहर निकले। आओ भीतर आ जाओ, मैं तुमसे मिलना भी चाहती थी मिन्नो। नगीना पीछे हटती चली गई। मोना चौधरी, महाजन, पारसनाथ ने भीतर प्रवेश किया। देवराज चौहान कहाँ है? मोना चौधरी दांत भींचे कह उठी। वो बंगले पर नहीं है, नगीना ने शांत स्वर में कहा। तुम झूठ कह रही? मैं झूठ नहीं बोलती, सारा बंगला देख लो। और जगमोहन? महाजन ने कठोर स्वर में कहा। वो भी नहीं है। मैं जब यहाँ आई तो कोई भी नहीं था। नगीना ने महाजन को देखा। यहाँ की सारी जगह देखो, मोना चौधरी ने सख्त स्वर में कहा। वो यहाँ छिपे हो सकते हैं। तीनों बंगले के भीतरी हिस्से की तरफ बढ़ गए। नगीना सोफे पर बैठी, चेहरे पर गंभीरता थी। 10 मिनट बाद वो तीनों नगीना के पास पहुंचे। देवराज चौहान और जगमोहन कहाँ है बेला? मोना चौधरी गुर्रा उठी। मैं नहीं जानती। नगीना ने मोना चौधरी को देखा। लेकिन बात क्या है मिन्नो? जैसे तू कुछ जानती नहीं। जानती हूँ, जितना सुना है, पर तेरे मुंह से जानना चाहती हूँ, नगीना ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान और जगमोहन ने मेरी जान लेनी चाहिए, जबकि ऐसा करने की कोई वजह नहीं थी। मोना चौधरी शब्दों को चबाती कह उठी। महाजन और राधा पर हाथ डाला। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि उन्हें जिंदा छोड़ा जाए। वो अब भी मेरी जान लेने के लिए मुझे ढूंढता फिर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है देवराज चौहान? मैं नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। उसने मुझे मार ही दिया होता अगर मैं वहां से भाग ना जाती। महाजन और राधा भी किस्मत से बच निकले। पारसनाथ के यहाँ जाकर भी उन्होंने हंगामा किया। तेरी उससे बात तो हुई होगी? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। 2 घंटे पहले ही तो मैं यहाँ पहुंची। फोन पर तो बात हुई। मैंने अभी फोन नहीं किया, परंतु मैं तेरे से कहना चाहती हूँ कि अभी रुक जा, जल्दी मत कर।
तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? मैं तेरी पूर्व जन्म की बहन हूँ, इतना तो हक बनता है। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली बेला। देवराज चौहान और जगमोहन ने मुझे मार देना चाहा। उस वक्त तूने उनका रूप नहीं देखा, वरना ऐसी बात कहने से पहले सोचती जरूर। मोना चौधरी दांत नीचे कह उठी। जब तक मैं उन दोनों को मार न दूं, तब तक। मिन्नो, नगीना ने गंभीर स्वर में कहा, एक बार मुझे जान तो लेने दे कि बात क्या। तेरे काम तू जाने, मुझे अपना काम करना है। चलो यहाँ से, मोना चौधरी ने महाजन पारसनाथ से कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। महाजन पारसनाथ भी पलट गए। देखते ही देखते वो बाहर निकल गए। नगीना ने उन्हें रोका नहीं, गंभीर सी बैठी रही। कई मिनट बीत गए, फिर उसने मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने लगी। फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी थी। लंबी बेल जाने के बाद देवराज चौहान की नींद भरी आवाज कानों में पड़ी। हेलो, कैसे हैं आप? नगीना कह उठी। ओह नगीना, इतनी रात को फोन कैसे किया? सब ठीक तो है? सब ठीक है, मैं आपके वाले बंगले पर हूँ, नगीना ने बताया। क्यों? आपके लिए चिंतित हूँ। बांके और रुस्तम ने सारी बातें मुझे बताई कि जगमोहन के साथ आप मिन्नो को मार देने पर लगे हैं। मिन्नो के साथ मेरा बहन का रिश्ता है। ये आप क्या कर रहे हैं? नगीना का स्वर शांत था। उधर से देवराज चौहान के गहरी सांस लेने की आवाज आई। बांके ने आपको फोन किया, लेकिन उसका कहना है कि आपने ठीक से बात नहीं की। आप ये सब क्या कर रहे हैं? क्यों मिन्नो को मारने पर लगे हैं? क्या हो गया है आपको? ऐसा कुछ नहीं है नगीना, ऐसा ही है। अभी मिन्नो, पारसनाथ और महाजन आपको ढूंढते यहाँ आए थे। वो गुस्से में थे और आपको मार देना चाहते हैं। ढूंढ रहे हैं आपको। ये सब क्या हो रहा है आपको? मेरी बात सुनो नगीना, हालात बहुत खराब चल रहे हैं। देवराज चौहान की आवाज आई। मैं समझी नहीं। इसमें मोना चौधरी का भी कोई कसूर नहीं और मेरा भी कोई कसूर नहीं। मैं तो पूरबनाथ साठी को आपने मारा? तुम्हें कैसे पता चला? बांके ने बताया। बांके का कहना है कि सोहन लाल मिन्नो के पास कैद है। ओह, मुझे बताइए, ये सब आप क्यों कर? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, उधर से देवराज चौहान ने कहा और शुरू से लेकर सारी बातें बताने लगा। विलास डोगरा और हरीश खुदे के बारे में भी बताया। नगीना उलझन में पड़ी सब कुछ सुनती रही। जब देवराज चौहान की बात खत्म हुई तो नगीना सारी हालात समझ चुकी थी। सब कुछ उसके सामने स्पष्ट हो चुका था। तो ये बात है, सब कुछ विलास डोगरा का किया धरा है, नगीना कह उठी। हाँ, लेकिन मैं अब किसी को ये बात नहीं बता सकता, क्योंकि इस बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। देवेंद्र साठी मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता और मोना चौधरी भी मुझे मार देना चाहती है। मैं बुरे हालातों में घिर चुका हूँ। मुझे तो चक्कर आ गया आपकी बात सुनकर, नगीना अजीब से स्वर में कह उठी। कठपुतली नाम का नशा तो हैरान कर देने वाला काम करता है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? आप तो फंस चुके हैं बुरी तरह। कुछ तो करना ही होगा। मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या करूं? नगीना गंभीर हो गई थी। अभी मैंने कुछ भी सोचा नहीं कि इस मुसीबत से कैसे निकलूं। देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। विलास डोगरा को मैं सबक सिखाना चाहता हूँ, परंतु जब तक देवेंद्र साठी और मोना चौधरी मेरे पीछे हैं, मैं कुछ नहीं कर। विलास डोगरा को तो मैं छोड़ने वाली नहीं, नगीना कठोर स्वर में कह उठी। तुम डोगरा के बारे में कुछ नहीं करोगी, वो सिर्फ मेरा शिकार है। मेरे से पूछे बिना उसके बारे में सोचना भी मत। नगीना के होठ पीछे रहे। तुम सोहन लाल का पता करो और उसे आजाद कराने की कोशिश करो। आप बिल्ला के घर पर हैं? हाँ, जगमोहन मेरे साथ है। हम सुरक्षित हैं, परंतु ज्यादा देर भी यहाँ नहीं रह सकते। मुझे बहुत कुछ सोचना। बिल्ले के घर का पता बताइए। नहीं, तुम यहाँ नहीं आओगी। तुम सोहन लाल को। मैं सोहन लाल को ही तलाश करूंगी, परंतु आप बिल्ले के घर का पता बता दीजिए। मैं वहां नहीं आऊंगी, नगीना बोली। उधर से देवराज चौहान ने बिल्ले के घर का पता बता दिया। अब आप इन हालातों से कैसे निकलेंगे? अभी कुछ पता नहीं। एक दिन ही तो हुआ है, वो शायद सोच रहा हूँ कुछ कि। नगीना के चेहरे पर सोच के भाव उभरे रहे। मैं आपको फिर फोन करूंगी। आपकी बातों ने तो मुझे चक्कर में डाल दिया है। ठीक है, हम कल बात करेंगे।
उधर से देवराज चौहान ने कहा। नगीना ने फोन बंद किया, वहीं बैठी रही, सोचती रही, उठकर चहलकदमी भी की और बांके लाल राठौर को फोन किया। फौरन ही बात हो गई। हेलो बांके भैया, नगीना गंभीर स्वर में बोली। तुम दोनों ने अब तक क्या किया? नगीनो बहनों, छोरे के साथ हम टांगे तुड़वाए हो। मोन्नो चौधरी को ढूंढो, पर वो ना मिलो अभी। इसी बात के लिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है भैया। मैं इस वक्त देवराज चौहान के बंगले पर हूँ। कल सुबह से तुम दोनों बंगले पर नज़र रखना। मोना चौधरी मेरे पास आएगी बंगले पर। जब वो बाहर निकले तो उसे नज़र में रखना, उसके पीछे लग जाना। अगर उसे देवराज चौहान का पता चल जाता है तो तब सामने आकर उसे रोकना, नहीं तो नज़र रखते रहो। समझो गयो बहनों? पर थारी को कैसो पता होवे कि मोन्नो चौधरी बंगलों पर आवे? मैं उसे बुलाऊंगी और वो जरूर आएगी। नगीना गंभीर थी। सोहन लालो भी उसो के कब्जों में हो, उसी को छुड़ा लायो उधर से। सोहन लाल को कुछ नहीं होने वाला। तुम लोगों ने मोना चौधरी पर हर वक्त नजर रखनी है। देवराज चौहानों से बातों हो क्या? उधर से बांके ने पूछा। हाँ, देवराज चौहान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। वो मारी और छोरी की तो जानो भी हाजिर होवे देवराज चौहानों के वास्ते। शुक्रिया भैया, कल सुबह से ही बंगले पर नजर रखना, नगीना ने कहा और फोन बंद कर दिया। अगले दिन देवराज चौहान की आंख 9 बजे खुली। जगमोहन पहले ही उठा हुआ था और नहा चुका था। कमरे के बाहर ही नहाना पड़ता था, बाथरूम कहीं नहीं था। टॉयलेट ही थी भीतर। बिल्ला एक तरफ दीवार के साथ बैठा हुआ था कि उसे उठे पाकर बोला, चाय बनाऊं? हाँ, बिल्ला चाय बनाने में लग गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई तो जगमोहन पास बैठता कह उठा, हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? जब तक समझ नहीं आता कि हमें किस तरह काम करना चाहिए। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे ख्याल में खुद को बचाने के लिए हमारे सामने मजबूरी है कि मोना चौधरी और देवेंद्र साठी को खत्म कर दें। ये गलत होगा, उनकी कोई गलती नहीं है। जो गलती तो हमारी भी नहीं है, हम कठपुतली के असर में ये सब कर रहे थे। उनकी निगाहों में तो हमने ही गलती की है। उन्हें कठपुतली का क्या पता चल भी जाए तो वो यकीन नहीं करेंगे। देवराज चौहान ने कहा, आधी रात को नगीना का फोन आया था, वो हमारे बंगले पर है, उसे सब कुछ पता चल गया है। मैंने भी वो सब उसे बता दिया जो हमारे साथ बीता। कल हमारी तलाश में मोना चौधरी, पारसनाथ और महाजन बंगले पर आए थे, तो उन्हें बंगले का पता चल गया। सोहन लाल मोना चौधरी के पास है, नगीना ने बताया। ओह, तो सोहन लाल से मालूम किया बंगले के बारे में? सोहन लाल उस बारे में नहीं बताने वाला, किसी और से पता लगा होगा, देवराज चौहान ने कहा। इन हालातों में हमारा बाहर निकलना ठीक नहीं। मोना चौधरी सामने पड़ गई तो उसके या हमारे किसी के लिए भी बुरा हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि इन हालातों में हमें क्या करना चाहिए, लेकिन मैं अभी तक ठीक से समझ नहीं पा रहा कि क्या करें। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि देवेंद्र साठी और मोना चौधरी को खत्म कर दें। जगमोहन बोला, ये करना ठीक नहीं है, वो निर्दोष हैं। तो दोषी हम भी नहीं, उनकी निगाहों में तो हैं। हमने देवेंद्र साठी के भाई की जान ली है, मोना चौधरी को मारना चाहा। जगमोहन होठ भींचकर रह गया। बिल्ला 2 गिलासों में चाय ले आया। खुदे कहाँ है? देवराज चौहान ने चाय का गिलास लेते कहा, नाश्ता लेने गया है। मैंने कहा आज पूरी छोले खाने का मन है। बिल्ला मुस्कुराया। जगमोहन ने भी चाय ले ली थी। बिल्ला फिर दीवार से टेक लगाकर फर्श पर जा बैठा। तुम हमारी जो सेवा कर रहे हो उसके बदले तुम्हें पैसा दूंगा, देवराज चौहान ने बिल्ला से कहा। अच्छा, बिल्ला खुश हो गया। कितना? 10 लाख। ओह, फिर तो मेरे मजे आ जाएंगे, मैं टुन्नी को खुश कर दूंगा, बिल्ला कह उठा। टुन्नी खुदे की पत्नी है, जगमोहन बोला, लेकिन वो मुझे अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। ये गलत बात है बिल्ला, जगमोहन ने कहा। दोस्त की पत्नी पर नजर रखना तो और भी बुरी बात है। क्या करूं, दिल नहीं मानता। हर वक्त टुन्नी का चेहरा ही आंखों के सामने घूमता रहता है। बिल्ले ने गहरी सांस लेकर कहा, उसके अलावा मुझे कुछ सोचता ही नहीं। अपने दिल और दिमाग को कहीं और लगाओ, जगमोहन बोला। फिर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरा।
हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, जगमोहन ने कहा। हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। यही सोच रहा हूँ कि कैसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलें। खुरे में गए तो देवेंद्र साठी के आदमी हमें पहचान कर कहीं भी शूट कर सकते हैं, जबकि हम उन्हें पहचानते नहीं। दो तरफा मुसीबत है, परंतु हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। सही सोच दिमाग में आते ही हम अपना काम शुरू कर दें। एक ही बात दिमाग में आ रही है बार बार। क्या? देवेंद्र साठी और मोना चौधरी को ऐसा उलझा दो कि हमारी तरफ से उनका ध्यान हट जाए। ये कैसे होगा? यही तो सोचना है। जितना वक्त बीतेगा मामला उतना ही ठंडा पड़ता चला जाएगा। शायद बाद में हमें मामले को संभालने का मौका मिल जाए। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं है। तुम विलास डोगरा को भूल रहे हो। जगमोहन के चेहरे पर गुस्सा नाच उठा। उसे बहुत बुरी मौत देनी है हमने। मैं उसे भूला नहीं हूँ। मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर अब विलास डोगरा का ही नाम है, देवराज चौहान ने बेहद शांत स्वर में कहा। लेकिन देवेंद्र साठी और मोना चौधरी से फुर्सत मिले तो? तभी हरीश खुदे ने भीतर प्रवेश किया। वो नाश्ता ले आया था। बुरी खबर है। खुदे नाश्ते के लिफाफे बिल्ली को थमाता दोनों को देखकर बोला। देवेंद्र साठी ने तुम दोनों पर इनाम लगा दिया है। जो तुम लोगों की खबर देगा उसे 1 करोड़ मिलेगा। बिल्ली के कान खड़े हो गए ये सुनकर। 1 करोड़? देवराज चौहान के होठ सिकुड़े। और उसका जो आदमी तुम लोगों को मारेगा उसे 2 करोड़ देगा, खुदे ने चिंतित स्वर में कहा। फिर तो हमारे लिए खतरा और बढ़ गया। जगमोहन के होठ भींच गए। हाँ, इतना बड़ा इनाम लेने के लिए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, खुदे बोला। बिल्ली के कान जैसे हिलने लगे हों। वो बंदर की तरह बैठा तीनों को देख रहा था। तो अभी हम लोगों का बाहर निकलना ठीक नहीं होगा, जगमोहन बोला। खतरा बहुत है, तुम लोगों को यहीं टिके रहना होगा, खुदे ने कहा। एकाएक देवराज चौहान का चेहरा गुस्से से भर उठा। उसने फोन उठाया और नंबर मिलाकर फोन कान से लगा लिया। जगमोहन की नजरें देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी। हेलो, उधर से रीटा की आवाज देवराज चौहान के कानों में पड़ी। डोगरा को फोन दे। देवराज चौहान कुर्रा उठा। चंद पलों बाद डोगरा की मीठी आवाज आई। बोल मेरे बच्चे, इतने गुस्से में क्यों? डोगरा। देवराज चौहान कुर्रा उठा। मैं हर रोज तेरे को फोन करके तुझे तेरी आने वाली मौत के बारे में याद दिलाया करूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता देवराज चौहान। वैसा ही मीठा स्वर था डोगरा का। तूने अभी मेरे को जाना ही कहा है। मैं तो वो हूँ जो उड़ती चिड़िया के पर भी काट देता हूँ। विलास डोगरा है मेरा नाम। और मैं वो हूँ जो तेरे जैसे शेरों को डंडे से हाँकता हूँ, देवराज चौहान ने दांत खींचकर कहा। खूब, बहुत खूब। मेरे जैसे शेर को डंडे से हाँकेगा? हाँ, जरूर हाँक। डंडा लेके तो तब आएगा जब तुझे साठी और मोना चौधरी जिंदा छोड़ेंगे। पहले उनसे तो बच के दिखा मेरे बच्चे। विलास डोगरा के हंसने की आवाज आई। मानना पड़ेगा, कठपुतली भी क्या कमाल की चीज है। तू तो अब कहीं का भी नहीं रहा। मौत तेरे को मारने के लिए तड़प रही है। कब तक बचेगा तू? मैं कल फिर फोन करूंगा, देवराज चौहान ने कहा और होठ भींचे। फोन बंद करता जगमोहन से बोला। डोगरा जानता है कि साठी और मोना चौधरी से हम बचने वाले नहीं। वो निश्चिंत है कि हम उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम उसे छोड़ने वाले नहीं। देवराज चौहान, इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई जुगाड़ लगाओ। यहाँ भी कब तक बैठे रह सकते? बिल्ली ने खुदे की दांत को काटते हुए कहा। इसे अपना घर समझो, जब तक मर्जी रहो। मैं किसी को बाहर नहीं निकालूंगा। तू चुप रह। खुदे ने तीखी निगाहों से उसे देखा। बिल्ला मुस्कुरा पड़ा। क्या हम देवेन और मोना चौधरी को समझा नहीं सकते कि हमने जो किया वो हमसे कठपुतली करा रही थी? जो बात हो चुकी है वो दोहराओ मत जगमोहन, देवराज चौहान बोला। इन हालातों में वो कुछ भी नहीं समझेंगे। हम उन्हें कुछ भी कहें वो हमारी बात को झूठ समझेंगे, खुदे ने बिल्ली से कहा। तू अभी तक बैठा है? पूरी छोले बर्तनों में डाल, जगमोहन को दे, मुझे दे, खुद खा। देवराज चौहान ने भी तो अभी नहाना है। सब कुछ ठंडा हो रहा है। पूरी छोले के लिफाफे थामे बिल्ला बर्तनों की तरफ सरक गया और अपने काम में व्यस्त होते हुए उसने खुदे को पास बुलाया तो खुदे पास आया। क्या है? तू कैसा इंसान है? बिल्ली ने गहरी सांस लेकर कहा। तू यहाँ पूरी छोले खा रहा है और उधर टुन्नी
पता नहीं खाना खा भी रही है या नहीं। तेरी को उसका ध्यान नहीं आता। तो क्या करूं? खुदी के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसे भी यहीं बुला। कल का थप्पड़ तो भूल गया क्या, जो अब फिर? तेरे थप्पड़ का क्या बुरा मानना? फिर टुन्नी के लिए तो मैं गर्दन भी कटवा सकता हूँ। क्या कहा? खुदी ने उसे घूरा। सच में? मुझे पता है तू सच कहता है। पता है? बिल्ली ने दांत दिखाए। हाँ, तेरी गर्दन मैं ही काटूंगा। तू सीधा हो जाने वाला बीज नहीं है। तेरे को जड़ से ही उखाड़ फेंकना होगा। कभी पूरी छोले खिलाता है तो कभी गर्दन काटने को कहता है। टुन्नी को भी परेशान करता होगा, पर शर्म के मारे बेचारी ने ये बात कभी बताई नहीं। टुन्नी से मिलूंगा तो तेरी सब शिकायतें लगाऊंगा। बिल्ला बोला। उल्लू का पट्ठा। खुद ही गुर्रा उठा। मरेगा मेरे हाथों। तूने फोन करके एक बार भी टुन्नी का हाल नहीं पूछा। बिल्ली ने शिकायत की। इसी से पता चल जाता है कि तू उससे कितना प्यार करता है। मैं होता तो हर वक्त टुन्नी से बात करता रहता, उसका कितना ख्याल रखता। वो मेरी पत्नी है, मैं उसे फोन करूं या ना करूं, तुझे क्या? खुदे ने दांत पीसकर कहा। इसी का तो गम सताता है कि बेचारी तेरी पत्नी है। मैं होता तो उसका बहुत ध्यान रखता। उसी वक्त खुदे की दाईं टांग घूमी और नीचे बैठे बिल्ले के कंधे पर पड़ी। बिल्ला वहीं लुढ़क कर पूरी छोले पर फैलता चला गया, पूरी तरह फ्लैट हो गया था। कुत्ते की औलाद, टुन्नी को भूल जा, वरना। नहीं भूलूंगा। बिल्ला वैसे ही पड़े कह उठा। मार ले, टुन्नी को सब बताऊंगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।